हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन का एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक इज डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यूनियन गवर्नमेंट्स मूव टू मैंडेट प्री इंस्टॉलेशन ऑफ संचार साथी ऐप ऑन मोबाइल फोन्स। बाद में विड्रॉ कर लिया गया था इसका कंसेंट। ट्रिगर्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग द कंसेंट, सर्विलेंस, डेटा मिसयूज एंड स्टेट ओवररीच। अब डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जैसे कि लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड नॉन आर्बिट्रीनेस, privacy, accountability and rule of law to the इन सारे principles की application to the digital domain including data collection, artificial intelligence, algorithms and surveillance system. It seeks to ensure कि digital power is subjected to the same constitutional limit जैसे कि एज द जैसे स्टेट की अथॉरिटीज़ या ट्रेडिशनल स्टेट अथॉरिटीज़ की जो लिमिट्स हैं, दैट सेम लिमिट शुड बी देयर विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल पावर या फिर डेटा। रीजंस क्या है फॉर द इमरजेंस ऑफ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ स्टेट डिजिटल स्टेट पावर। मॉडर्न स्टेट इंक्रीजिंगली एक्सरसाइज अथॉरिटी थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि प्रोडक्टिव पॉलिसिंग, फेशियल रिकग्निशन, मास डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा। अनचेक्ड डिजिटल स्टेट पावर रिस्क जो आर्टिकल 28 को वायलेट करता है, 21 को वायलेट करता है, दैट इज प्रिवेसी राइट टू प्राइवेसी, राइट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर जो आता है। एंड आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, necessitating the constitutional limits in cyberspace. First is, second reason is big tech जो rise हो रहे हैं as the quasi sovereign powers. Private digital platforms now private digital platforms now perform function traditionally associated with the state such as regulation speech, जो consent moderation and deplatforming and governance, governing economic access एंड कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन फ्लोज एक्सेट्रा। अब ये सारे प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं वाया वेरी ओपेक एल्गोरिदम्स जहाँ पे कोई डिजिटल या सॉरी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और एक प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का क्रिएशन करते हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म का या ऐसी फॉर्म का क्रिएशन करते हैं जो विच इज़ रिलेटेड टू द प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। जब कोई प्राइवेट पावर अफेक्ट करती है पब्लिक राइट्स को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल मस्ट कंस्ट्रेन कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रिंसिपल्स कंस्ट्रेंट करे उस प्राइवेट पावर को, नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो डोमिनेंट लीगल इंटरमीडियरीज। और रीजन क्या है राइज होने के, इमरजेंस होने के लिए डिजिटल इमरजेंस, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के इमरजेंस के। नेक्स्ट इज थ्रेट टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियंस को, इलेक्शंस को, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, डीप फेक्स या माइक्रो टारगेटेड पॉलिटिकल एड्स को, या जिससे ओवरऑल स्ट्रक्चर या प्रोसेस अफेक्ट होता है। फर्दर इको चेम्बर्स एंड एल्गोरिदम ड्रिवन पोलराइजेशन वीकन द डेलिबरेट डेमोक्रेसी, जो नेसेसिटेट करते हैं कि प्रोटेक्शन होना चाहिए ऑफ डिजिटल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अगर जुडिशियल रिकग्निशन देखें डिजिटल राइट्स का, तो कोर्ट्स ग्लोबली इंक्लूडिंग इन इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को रिकग्नाइज करना टू एक्सटेंड द डिजिटल स्पेस। अनुराधा भसीन केस 2020 में हुआ था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए जो प्रोटेक्ट करता है इंडियंस को फ्रॉम उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। चैलेंजेस क्या है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन डिजिटल स्पेस? फर्स्ट इज सर्वेलेंस चेक्ड नहीं है, जैसे मॉनिटरिंग होती है थ्रू मेटा डेटा, ट्रैक लोकेशन ट्रैक होना, बायोमेट्रिक्स, फेशियल रिकग्निशन, तो ये सर्वेलेंस दिस इज नॉट चेक्ड। दूसरा राइट टू प्रिवेसी का इरोजन है, जैसे डेटा कलेक्शन हो रहा है या स्टोर हो रहा है तो इसमें कंसेंट से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है या कंसेंट की कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा कैंडिडेट से, तो दैट इज वायलेशन ऑफ द प्रिवेसी। एल्गोरिथमिक ओपेसिटी, automated decision making in welfare, policing, employment and content moderation without transparency, explanation और appeal mechanism, ये violate करते हैं principle of natural justice को। concentration of digital power in the state agencies, law enforcement bodies and private technology corporation, जो citizens के लिए डेटा सब्जेक्ट पैसिव डेटा सब्जेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं rather than the active right holders. Now there are biasness and discrimination also.
It often exhibit the gender, racial and social biasness, and there is जो mechanisms हैं that are weak oversight mechanisms. What are the existing legal mechanisms in India जो safeguard करते हैं rights in digital space? फर्स्ट जजमेंट जो आई थी जस्टिस के एच पुत्तुस्वामी केस में 2017 में, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया अंडर आर्टिकल 21. नेक्स्ट इज डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. ये स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा. इसके साथ साथ ये राइट्स भी डिफाइन करता है और ड्यूटीज भी डिफाइन करता है फिड्यूशरीज की. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 में आया था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है साइबर क्राइम्स को एंड इंटरमीडियरीज लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स एंड पॉलिसी, सर्ट इन डायरेक्शंस, किसके लिए? फॉर साइबर सिक्योरिटी. आईटी रूल्स हैं फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड टेलीकॉम एंड फिनटेक रेगुलेशन है फॉर कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल डेटा. Next is net neutrality regulation. Based on TRAI's recommendation, Department of Telecommunication amended the licensing norms of telecom operators कि वो prohibit करें discriminatory treatment of the content over internet except some reasonable traffic management. अब net neutrality क्या है? एक principle है जहाँ पे data या internet का access हो equally या बिना कोई discrimination के, बिना कोई blocking के, या without any paid prioritization of internet service providers. ग्लोबल अप्रोच अगर देखें डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट करता है मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो डिजिटल राइट्स को ट्रीट करता है एज फंडामेंटल राइट्स अंडर जनरल डिजिटल प्रोटेक्शन रेगुलेशन डिजिटल सर्विसेज एक्ट 2018. नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स में, ये यहाँ पे भी यूएस में प्रायोरिटाइज करते हैं लिबर्टी ओवर रेगुलेशन, एंड यूएन एंड इंटरनेशनल forums में एक्सटेंड द ह्यूमन राइट्स लॉ टू द डिजिटल स्पेस विद एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्राइवेसी एंड इंटरनेट एक्सेस. तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मेंटेन हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है, एंड नेट न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो रही है. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? डिजिटल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, जो क्लियरली आर्टिकुलेट करे डिजिटल राइट्स, जो पुत्तस्वामी केस में क्लियरली रिफ्लेक्ट किए गए हैं. इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की जरूरत है. इट शुड इंश्योर दैट ऑटोनॉमी ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट की जाए अंडर द डीपीडीपी एक्ट, और वो अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट को. रेगुलेटेड सर्विलेंस होना चाहिए. एक्सेप्शंस हो सकते हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन या कोई जुडिशियल वारंट्स या प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है तो. एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. एल्गोरिदम इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेट हो फॉर हाई रिस्क ऑटोमेटेड सिस्टम, स्पेशली पब्लिक सर्विसेज में, और ये डिस्क्लोज करे रैशनल एंड रिकोर्स मैकेनिज्म वेयर ऑटोमेटेड डिसीजन अफेक्ट्स द राइट्स. नेक्स्ट इज कंसल्टेटिव एंड इंक्लूसिव लॉ मेकिंग. Institutionalize wide public consultation with civil society, academia, technologists, marginalized groups to enable the meaningful engagement. इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है और ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे कंट्रीज कैन कम टुगेदर एंड दे कैन टेक अ क्यूमुलेटिव या सस्टेनेबल अप्रोच जो हर एक कंट्री को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे. सो नाउ टू कंक्लूड, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इमर्ज हुआ है not just because of technological change but because of powers of traditional actors जैसे state, market and civil society, जब ये migrate हुए हैं digital architecture में without adequate constitutional restraint. जैसे कि गवर्नमेंट ज़्यादातर रिलाई करती है on data, algorithms and surveillance. Constitutional values of liberty, privacy, equality and accountability must act as firm guardians. Embedding these principles into the digital system, जब उसको सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट का, ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी का एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, इज क्रूशियल कि इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्ट्रेंथन करे डेमोक्रेसी को रेदर देन अंडरमाइनिंग इट. नेक्स्ट इज बैलेंसिंग एआई इनोवेशन एंड कॉपीराइट. रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिलीज किया है एक वर्किंग पेपर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट इशूज. प्रिपेयर किसने किया है? एक कमेटी ने, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमेटी का? एक प्रपोज करेगी एक फ्रेमवर्क जो सेफगार्ड करेगा राइट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स व्हाइल इनेबलिंग द रिस्पॉन्सिबल जनरेटिव एआई इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. देयर आर two primary legal concerns concerning AI and copyright. First is
use of copyright material as input for AI model training, and second is copyrightability of work generated by AI models. अब ये वर्किंग पेपर फोकस करता है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल एज इनपुट फॉर AI ट्रेनिंग. The issues concerning the copyright status of AI generated output will be addressed in future working papers. अब AI मॉडल ट्रेनिंग देखें तो ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है, फिर सेलेक्ट करता है ट्रेनिंग मॉडल को. इनिशियल ट्रेनिंग परफॉर्म होती है, फिर वैलिडेशन होता है उसी ट्रेनिंग का और टेस्ट होता है मॉडल का. करंट लीगल फ्रेमवर्क्स देखें इंडिया में कॉपीराइट या उससे रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए. एक है कॉपीराइट एक्ट 1957 जो एक्सक्लूसिव राइट देता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड अडेप्टेशन बिलोंग टू कॉपीराइट ओनर. इसके अलावा फेयर डीलिंग एक्सेप्शंस अंडर कॉपीराइट लॉ. ये परमिट करता है, अलाउ करता है लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल बिना परमिशन लिए ओनर की फॉर द स्पेसिफिक पर्पज. अब वो पर्पज क्या क्या होंगे? स्टडी या रिसर्च के लिए, क्रिटिसिज्म या उसको रिव्यू करने के लिए, एंड रिपोर्टिंग दी करंट इवेंट्स. इसके साथ साथ ये इंश्योर करता है पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाइल बैलेंसिंग द क्रिएटर्स राइट, कि वो एक्सेसिबल है जनरल पब्लिक के लिए. नो स्पेसिफिक फेयर डीलिंग एक्सेप्शन. इंडिया लैक्स एन एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन फॉर टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग फॉर AI ट्रेनिंग. अब की इश्यूज क्या है विद द यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल एज इनपुट? ये कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज किया जा रहा है एज ए इनपुट फॉर AI ट्रेनिंग. तो इसके साथ इश्यूज क्या है मेन? फर्स्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस. ऑब्वियसली कि ओनर है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, जब हम उसके दिए उसका प्रोड्यूस किया हुआ आउटपुट हम एज एन इनपुट यूज कर रहे हैं तो दे विल बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस. सेकेंड इज आर्ग्यूमेंट ऑफ राइट होल्डर्स. Unregulated use of copyright protected content may devalue the human creativity first, और इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट का. अब कंटेंट इंडस्ट्रीज डिमांड कर रही है दैट यूज ऑफ कंटेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ AI सिस्टम शुड बी सब्जेक्ट टू कंसेंट एंड कंपनसेशन. इसके साथ साथ स्टडीज ये शो करती हैं कि AI मॉडल मेमोराइज और रिप्रोड्यूस कर सकता है कॉपीराइटेड कंटेंट को, और इट कैन ब्लर द लाइन बिटवीन ट्रेनिंग एंड इन्फ्रिंजमेंट. नेक्स्ट जो इशू है कॉपीराइट क्लेम्स ओवर AI जनरेटेड आउटपुट. वेदर AI जनरेटेड आउटपुट आर एलिजिबल फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन, इसके लिए भी कोई क्लैरिटी नहीं है. एंड who should be recognized as lawful author of such content, कि AI टेक्नोलॉजी होगी उसका लॉफुल ओनर या फिर वो क्रिएटर होगा या वो पर्सन होगा जो AI या ट्रेनिंग मॉडल्स को इनपुट दे रहा है किसी और के जनरेट किए हुए आउटपुट. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. आर्ग्यूमेंट्स ऑफ AI सिस्टम डेवलपर्स. Access to extensive and diverse material is necessary to develop the effective AI system. AI system ये कंपल्सरी नेसेसरी है जो hallucinations को रिड्यूस करेगा और biasness को mitigate करेगा. Excessive restrictions जो can hamper the AI innovation also. Training AI and creating data sets do not infringe on copyright क्योंकि वो फोकस करते हैं on the non-expressive element of creative works. नेक्स्ट इज प्रपोज्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क बाय रिपोर्ट द हाइब्रिड मॉडल. मॉडल का नाम क्या है? वन नेशन वन लाइसेंस एंड वन पेमेंट. फर्स्ट ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल ब्लैंकेट लाइसेंस. ऑल लॉफुली एक्सेस्ड कॉपीराइट वर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर AI ट्रेनिंग अंडर अ सिंगल लाइसेंस. नेक्स्ट इज CRCAT सेंट्रलाइज्ड कलेक्टिंग एंटिटी. एक सिंगल नॉन प्रॉफिट एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉयल्टीज कलेक्ट करती है फ्रॉम AI डेवलपर्स. नेक्स्ट इज फ्लैट रॉयल्टी रेट्स सेट करेगी गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी, और वो कैसे होगा? एज द परसेंटेज ऑफ AI जनरेटेड ग्रॉस रेवेन्यू. उसका कुछ फिक्स परसेंटेज कमेटी डिसाइड करेगी एज द फ्लैट रॉयल्टी रेट्स. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रेम्यूनरेशन राइट. किसके लिए होंगे? फॉर क्रिएटर्स एंड कॉपीराइट होल्डर्स के लिए. अब दीज राइट होल्डर्स विल नॉट हैव द ऑप्शन टू विदहोल्ड देयर वर्क फॉर यूज ऑफ ट्रेनिंग फॉर AI सिस्टम. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म. रॉयल्टीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी टू द रजिस्ट्रेंट्स वाया कॉपीराइट सोसाइटीज और CMOs. इसके अलावा कुछ एग्जिस्टिंग AI रेगुलेटरी मॉडल्स हैं. फर्स्ट इज वॉलंटरी लाइसेंसिंग वाया डायरेक्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स. Developers must engage in the process of seeking, negotiating and finalizing an agreement with each respective copyright owner. इसके अलावा टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग एक्सेप्शन है जो अलाउ करता है प्रोडक्शन एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क ट्रेनिंग पर्पस के लिए, AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए. नेक्स्ट इज कलेक्टिव लाइसेंसिंग एंड एक्सटेंडेड लाइसेंसिंग.
कलेक्टिव लाइसेंसिंग इन्वॉल्व करता है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस जो फंक्शन करती हैं टू फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ वर्क एट लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट देन द इंडिविजुअल लाइसेंसिंग एंड एक्सटेंडेड लाइसेंसिंग है एक कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइसेंस इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी। सो टू कंक्लूड वर्किंग पेपर ट्राई करता है कि एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो बिटवीन प्रमोटिंग एआई इनोवेशन एंड प्रोटेक्टिंग क्रिएटर्स राइट इन द एब्सेंस ऑफ कोई भी ऐसे रूल्स या कॉपीराइट रिलेटेड रूल्स नहीं है स्पेसिफिक टू एआई। अब जो प्रपोज करता है सिस्टम या जो अप्रोच है वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट एक हाइब्रिड मॉडल ये इंश्योर करता है कि डेटा एक्सेस इजीली हो फॉर एआई डेवलपर्स एंड इसके साथ साथ गारंटी करता है फेयर कंपनसेशन एंड लीगल सर्टेनिटी फॉर द कॉपीराइट होल्डर्स। नेक्स्ट इज लोकपाल इन इंडिया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस उन्होंने सजेस्ट किए हैं कुछ स्टेप्स टू ऑपरेशनलाइज द लोकपाल्स इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन विंग्स इन 145th रिपोर्ट। अब लोकपाल क्या एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस और सुई जनरस एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश किया गया है अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। अब उसमें मेंबर्स कितने होते हैं एक चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 8 मेंबर्स। सो मैक्सिमम 1+8 मेंबर्स की बॉडी है इसमें से 4 जुडिशियल मेंबर होंगे और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे। एटलीस्ट 50% of total membership must be from SC, ST, OBC minorities and women. ये एटलीस्ट 5 इंडिविजुअल्स 9 मेंबर बॉडी में SC, ST, OBC माइनॉरिटी है विमेन कैटेगरी से होना चाहिए। अपॉइंटमेंट कैसे होगा चेयरपर्सन और मेंबर सबको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर जिस भी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बाय डिफॉल्ट उसके चेयरपर्सन होंगे। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का स्पीकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा 2 मेंबर आ गए लोकसभा से स्पीकर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक एमिनेंट जुरिस्ट होगा बाय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी चेयरपर्सन और मेंबर्स की 5 साल तक सर्व करेंगे या फिर मैक्सिमम जब तक एज उनकी 70 ईयर्स नहीं हो जाती। बाकी मोस्टली जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनमें रिटायरमेंट एज 65 है। NHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन के केस में इट इज़ 70 एंड लोकपाल के केस में इट इज़ 70। सो मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा इधर 5 ईयर्स और 70 ईयर्स जो भी या तो पहले 5 साल का टर्म खत्म हो जाए तो या फिर उस 5 साल का टर्म होने से पहले 70 ईयर्स के हो जाए तो रिटायरमेंट है। Jurisdiction in respect of inquiry it includes prime minister ministers member of parliament group ABCD के officer and officials of central government। लोकपाल इन्वेस्टिगेट नहीं करते करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर कब अगर इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस अगर इनसे रिलेटेड है तो लोकपाल PM की अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस इन्वेस्टिगेट नहीं करते। अब इसमें एक होगी इंक्वायरी विंग अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 1 ऑफ दिस एक्ट लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 लोकपाल इज मैंडेटेड लोकपाल के पास ये पावर है कि वो एक इंक्वायरी विंग को कॉन्स्टिट्यूट करे जिसको हेड करेगा डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं इनटू ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इंक्वायरी विंग के अलावा एक होगी प्रोसिक्यूशन विंग अंडर सेक्शन 12 क्लोज 1 ऑफ द एक्ट। अब ये भी लोकपाल के पास पावर है कि वो बाय नोटिफिकेशन एक प्रोसिक्यूशन विंग इस्टेब्लिश करेगा कॉन्स्टिट्यूट करेगा हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। पर्पस क्या होगा इसका प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। इसके अलावा कुछ पावर्स और फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज सुपरिटेंडेंस ओवर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दिल्ली स्पेशल फोर्स एस्टेब्लिशमेंट जो मैटर्स रेफर करते हैं फॉर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट करेगा टू लोकपाल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन टेकन ऑन द कंप्लेंट्स जो विजिलेंस कमीशन के पास कंप्लेंट्स आई थी उन पर क्या एक्शन लिए गए इसकी रिपोर्ट वो लोकपाल को भेजेगा। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट है लोकपाल के पास फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विंग अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लोकपाल का चेयरपर्सन सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए या फिर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर्स के लिए जैसे देखा कि एटलीस्ट 4 मेंबर्स होंगे जो जुडिशरी से होंगे और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे।
तो जुडिशियल मेंबर्स के लिए सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। जो बाकी के 4 मेंबर्स होंगे दे विल बी द एमिनेंट पर्सन। अब वो एमिनेंट पर्सन कैसे? विद 25 ईयर्स स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, 25 साल का स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना, एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन द मैटर्स रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। तो ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है फॉर द लोकपाल या मेंबर्स ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। अब कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हुए मेंबर्स बनने के लिए? लेस देन 45 ईयर्स इन एज हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर, कोई भी पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के मेंबर। ये 45 से कम का होगा तो एलिजिबल नहीं होगा, इनके मेंबर्स एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब पॉलिटिकल साइड से नहीं आएंगे। पर्सन्स जो कन्विक्ट हुए हैं फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, वो एलिजिबल नहीं होंगे। पर्सन जो रिमूव या डिसमिस कर दिए गए फ्रॉम स्टेट और यूनियन सर्विस से, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। पर्सन जो कोई भी लोग जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड कर रहे हैं और टू बी अफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे मेंबर्स बनने के लिए। अब इश्यूज क्या है फंक्शनिंग में ऑफ लोकपाल? फर्स्ट इज इंक्वायरी विंग, पहले कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2024 में, बट नॉट डी फैक्टो फंक्शनल बिकॉज द लोकपाल कैन नॉट कमेंस रेगुलर अपॉइंटमेंट। रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होंगे कब तक? जब तक लोकपाल ऑफिसर्स एंड स्टाफ रेगुलेशन एक्ट रेगुलेशंस 2024, जब तक इन रेगुलेशंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव ना करे तब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकते इंक्वायरी विंग में। प्रोसिक्यूशन विंग में इट रिमेन ऑन होल्ड बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम ऑफ केसेस, ओनली 7 केसेस इन्वॉल्विंग 13 पब्लिक सर्वेंट्स, टोटल 7 केसेस है, नंबर ऑफ केसेस कम है जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन विंग भी होल्ड पे है। प्रेजेंटली वर्क रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन इज बीइंग डेल्ट विद द full bench of Lokpal by calling upon the investigating officers in the consent case to submit status report. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट्स। लोकपाल ने रिक्वेस्ट किया था दिल्ली स्पेशल कोर्ट इन दिल्ली कि वो प्रायोरिटाइज करे केसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। हावेवर दिस रिक्वेस्ट रिमेन्स, अभी तक ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लोकपाल ने यूटिलाइज सिर्फ 84.86% टोटल अलोकेटेड फंड का यूज़ किया था ऑफ इट्स रिवाइज्ड एस्टिमेशन कलेक्शन ऑफ 67.65 करोड़। कुछ और भी लेक्यूनाज हैं एक्ट में, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग फॉर द ऑफिसर्स, की कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, डिले होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या उनसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कोऑपरेट नहीं करती हैं। कंप्लेंट्स अगेंस्ट द करप्शन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल से ज़्यादा की अगर उससे लेट होगी तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। And judiciary has been kept out of purview of लोकपाल। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? फर्स्ट इज पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंडेशन, विंग्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए। द कमेटी रिट्रेट्स दैट बोथ द इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग, उनको फुल्ली कॉन्स्टिट्यूट की जाए विद इन 6 months। स्ट्रक्चर, स्टाफिंग एंड जूरिस्डिक्शन इन विंग्स का शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। जब तक ये विंग्स फुल्ली ऑपरेशनल ना बन जाए, एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो विजिलेंस कमीशन और सीबीआई के साथ काम करेगा ऑनगोइंग केसेस में। स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाए। लोकपाल रिक्वेस्ट टू नोटिफाई एटलीस्ट 1 स्पेशल कोर्ट इन दिल्ली जो प्रायोरिटाइज करेगा केसेस जो आ रहे हैं एक्ट ऑफ 2000 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, इंश्योरिंग ट्रायल्स आर कंप्लीटेड विद इन द स्टैट्यूटरी 1 year टाइमलाइन, के एटलीस्ट ट्रायल केसेस के 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। मैंडेटरी टाइमलाइन होनी चाहिए रिस्पॉन्स के लिए विद एन ऑटोमेटिक एस्केलेशन मैकेनिज्म फॉर नॉन कंप्लायंस। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इट शुड सप्लीमेंट फॉर सिक्योर एंड रियल टाइम सबमिशन ऑफ कमेंट्स टू मिनिमाइज प्रोसीजरल डिले। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग द फोरेंसिक अकाउंटिंग या साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेक होल्डर इंगेजमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि informed to ensure an informed populace that will no longer tolerate the corruption. So that was about the Lokpal. Next topic is RFC TLARR Act. अब ये क्या है? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, किसमें? इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक रिपोर्ट रिलीज की है इस एक्ट पे, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट
इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। 2013 में आया था एक्ट। द रिपोर्ट इवेलुएटेड द इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस, इवेलुएट किया इसका इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस एक्ट का। ये एक्ट एम करता है टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन, किसको? दोज हुज लैंड इज टेकन अवे, कि जिनसे उनके रिसोर्सेज लिए गए हैं उनको फेयर कंपनसेशन हो। ट्रांसपेरेंसी आए प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड टू सेट अप फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर, ये रिहैबिलिटेशन इंश्योर किया जाए जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। इस एक्ट ने रिप्लेस कर दिया था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को। अब कुछ प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर। फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स दी आर्बिट्रेरी एक्विजिशन। ये डिफाइन करता है पब्लिक पर्पस को, जिससे आर्बिट्री लैंड एक्विजिशंस को प्रिवेंट किया जा सके। क्या क्या चीज़ आती है पब्लिक पर्पस में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इसके अलावा फेयर कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करने की बात करता है मार्केट वैल्यू से 4 टाइम्स जो लैंड की वैल्यू है इन रूरल एरिया, 4 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू, और लैंड अर्बन एरिया में है तो इट इज़ ट्वाइस द मार्केट वैल्यू। Consent requirement, 80% consent of affected families for private company projected and 70% consent in the cases of public-private partnership projects. Return of unutilized land, अगर लैंड यूज़ नहीं हो रही है फॉर द इंटेंडेड पर्पस विद इन 5 ईयर्स, कि अगर कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लैंड ली गई रूरल एरिया से और वो 5 साल के अंदर अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वो उस सेम जिस पर्पस के लिए लिया गया था अगर उसके लिए यूज़ नहीं हो रही है तो ये रिटर्न कर दी जानी चाहिए ओरिजिनल ओनर को और प्लेस्ड इन अ लैंड बैंक। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स लैंड, ये स्पेशल सेफ गार्ड फॉर मल्टी क्रॉप्ड एंड एग्रीकल्चरल लैंड, एक्विजिशन ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। प्रोटेक्शन है फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज में कोई एक्विजिशन नहीं होगा, दैट वॉयलेट्स द लॉ प्रोटेक्टिंग द इंडिजिनस लैंड राइट्स। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, लैंड एक्विजिशन से पहले गवर्नमेंट SIA स्टडी करेगी। द कंसेंट प्रोसेस मस्ट बी कंडक्टेड अलोंगसाइड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके अलावा ये रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पे फोकस करता है, विच इंक्लूड्स एंटाइटलमेंट्स फॉर अफेक्टेड फैमिलीज, जैसे कि हाउस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड लॉस या एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। इंस्टीट्यूशनल सेटअप प्रोवाइड करता है फॉर नेशनल एंड स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। और इसके अलावा लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी जो स्पीडी डिस्पोजल करता है या टाइमली डिस्पोजल करता है डिस्प्यूट्स का। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि जो रिलेटेड हो डिफेंस से, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी से, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है इस एक्ट से। हाउएवर कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रोविजंस यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लैंड स्टेट सब्जेक्ट में आता है, शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 में है, एंड ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रेवेन्यू लॉज टू डील विद लैंड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब इश्यूज क्या है इम्प्लीमेंटेशन में? फर्स्ट इज सुपरफिशियल SIA और EIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट आर वेरी सुपरफिशियल और बहुत बार सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इसको किया जाता है, एज अ फॉर्मेलिटी इनको किया जाता है। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी, NMC फेल हो गया है टू क्वेल द डिस्कंटेंट इन द लार्ज प्रोजेक्ट्स जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट या पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, इनमें NMC हैज फेल्ड। फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन इन शेड्यूल एरियाज, वॉयलेशंस अकर, सेफगार्ड्स, स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स हैं उसके बाद में भी वॉयलेशन होता है, इंक्लूडिंग लैंड अंडर वैल्यूएशन, सुपरफिशियल ग्राम सभा कंसल्टेशंस एंड एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज नॉन कंप्लायंस विद पेसा रूल्स, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट जो इसके प्रोविजंस हैं इनसे कंप्लाई नहीं करता एंड दे आर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता वाइल इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट लैंड भी एक्वायर की जाती है बिना राइट्स, विदाउट सेटलिंग द राइट्स। लैंड क्लासिफिकेशन मैनिपुलेशन, कन्वर्टिंग ग्रीन फील्ड लैंड इनटू द ब्राउन फील्ड, फर्स्ट इशू। और दोबारा रिक्लासीफाई करना रूरल लैंड को अर्बन एरिया में, पर्टिकुलरली विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे भारतमाला। फॉल्टी रिहैबिलिटेशन है, कैश इज डिस्पर्स्ड बिफोर अ डिमार्केटेड एंड सर्विस रेडी रिलोकेशन साइट एग्जिस्ट, लैंड फॉर लैंड इज ऑफर्ड ओनली ऑन पेपर या फिर जो इंफीरियर क्वालिटी में ऑफर की जाती है। स्ट्रक्चरल फेलियर्स हैं, कुछ स्टेट्स ने अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किए हैं, येट टू इस्टेब्लिश द मैंडेटेड LARRA विच डिलेज द जस्टिस फॉर अफेक्टेड फैमिलीज।
रिकमेंडेशंस क्या है? ग्राम सभा के रोल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो एम्पावर करे और विच कैन एक्ट एज कॉन्ट्रेरी टू द लोकल डेवलपमेंट प्लान्स और कम्युनिटी इंटरेस्ट की वो अपने लिए स्टैंड ले सके। एक लाइवलीहुड वैल्यू अप्रोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, विच शुड ट्रांजिशन फ्रॉम ए सिंपल कैश लैंड वैल्यू टू लाइवलीहुड वैल्यू, कि सिर्फ लैंड वैल्यू ना दी जाए या उससे इंफीरियर कोई अमाउंट ना दिया जाए, इट शुड ascertain the livelihood value. Integration of LARR and FRA, loss of customary and community forest use rights should explicitly treat किए जाए as an economic displacement, और जिसके लिए full rehabilitation का clause हो. Central monitoring of classification, एक सेंट्रल मॉनिटरिंग और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो लैंड क्लासिफिकेशन प्रोसेस को ओवरसी करेगा. Innovative benefit sharing models, in addition to the existing compensation and rehabilitation and resettlement entitlements, mechanism होना चाहिए जो गारंटी करे शेयर ऑफ प्रोजेक्ट इक्विटी और अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रोजेक्ट रेवेन्यू विच एवर इज हायर. इसके अलावा रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर डिस्प्लेस्ड ट्राइबल फैमिलीज. कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, नो डिस्प्लेसमेंट अनटिल द रिप्लेसमेंट, कि जब तक रिप्लेसमेंट नहीं हो तब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो साइट से या एग्रीकल्चरल लैंड से, एंड इज सर्वेड पेग्ड एंड सॉइल टेस्टेड कोर सर्विसेज आर फंक्शनल. जब तक फुल्ली ऑपरेशनल ना हो जाए तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, दैट शुड पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल ट्रांसपेरेंसी पोर्टल, हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो. अर्जेंट इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए ऑफ LARRAs इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इंश्योर करे कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट strictly followed to effectively mitigate and adverse the environmental and social impacts. So that was it. Next is Panchayat PESA Act. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में आया था. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सेलिब्रेट किए 30 ईयर्स ऑफ पैसा. अब सेलिएंट फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये ऑपरेशनलाइज करता है आर्टिकल 243M क्लोज 4 सब क्लोज बी को, एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 जो पंचायती राज से डील करता है और 5th शेड्यूल एरियाज विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन. 10 स्टेट्स में अप्लाई होता है ये विद द शेड्यूल एरियाज. कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना. इन 10 स्टेट्स में एप्लीकेबल है. करंट स्टेटस क्या है? 9 आउट ऑफ 10 स्टेट्स विद ट्राइबल एरियाज हैव फ्रेम्ड देयर पेसा रूल्स. ओडिशा के लिए अभी भी क्राफ्ट करना बाकी है इन रूल्स को. रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशन, ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज टू गवर्न देमसेल्व्स थ्रू देयर कस्टमरी लॉज, सोशल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स. इसके अलावा ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है सीट्स को. सीट्स के लिए फॉर द STs, शेड्यूल कास्ट एंड अदर्स मस्ट correspond to their actual population percentage in पंचायत areas. ST guarantee करते हैं एटलीस्ट 50% of the seats. Every chairperson position at all level of panchayat in these areas must be held by an ST. Nomination है अंडर रिप्रेजेंटेटिव ट्राइब्स का. इफ सर्टेन ट्राइबल ग्रुप्स लैक्स द इलेक्टेड मेंबर्स, अगर किसी ट्राइबल ग्रुप से इलेक्टेड मेंबर नहीं है या नहीं आ रहे, नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकती है देन टू द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज. अभी कंपैरिजन दिया हुआ है एंडोर्ड पावर्स एंड राइट्स का एंड एरियाज ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन. स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कंपलसरी है कि वो कंसल्ट करे ग्राम सभा और पंचायत, ग्राम सभा एंड पंचायत को एट अप्रोप्रिएट लेवल्स एंड एंडोर्ड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिक पावर्स. कौन कौन सी? फर्स्ट इज इंटॉक्सिकेंट कंट्रोल, the power to prohibit, regulate or restrict sale or consumption of any intoxicant. तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि ग्राम सभा एंड पंचायत आर फंक्शनिंग इन दीज एरियाज. सेकेंड इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनरशिप, यहाँ पे एब्सोल्यूट ओनरशिप होनी चाहिए ओवर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. लैंड प्रोटेक्शन एंड एलियनेशन में पावर टू prevent the alienation of land in scheduled areas and to take the appropriate action to restore any tribal land that has been unlawfully alienated.
इसके अलावा अथॉरिटी टू मैनेज विलेज मार्केट, कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू एसटीज, कंट्रोल एंड मैनेज लोकल डेवलपमेंट प्लान्स एंड रिसोर्सेज। अब कुछ एरियाज हैं जिनके लिए कंसल्टेशन मैंडेटरी है। Acts mandate the Gram Sabha and Panchayats at appropriate level must be consulted before undertaking the following activities. First is land acquisition. अगर फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर की जा रही है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट रीसेटलिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल इम्पैक्टेड बाय सच प्रोजेक्ट्स। वाटर बॉडीज में प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज, माइनिंग लीज के लिए the granting of prospecting license or mining leases for minor minerals in scheduled areas and mineral auctions के लिए। तो इन areas में consultation mandatory है from the Gram Sabha and Panchayats, and these are the powers and rights which are endowed at various level and appropriate level, जहाँ पे state governments ensure करे कि सभा, ग्राम सभा and panchayats are aligning with these areas. Their rules are aligning with these areas. Next is initiative for PESA Act implementation. First is PESA GPDP portal. डिजिटल प्लानिंग के लिए 2024 में लॉन्च किया गया था, जो फैसिलिटेट करता है हेमलेट वाइज प्लानिंग और इंश्योर करता है डेवलपमेंट शुड अलाइन विद द ट्राइबल प्रायोरिटीज। इसके अलावा लिंग्विस्टिक इंक्लूजन के लिए मैनुअल्स हैं पैसा पे दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू द ट्राइबल लैंग्वेजेस, संथाली, गोंडी, भीली एंड मुंदरी। इन लैंग्वेजेस में वो मैनुअल्स ट्रांसलेट किए गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैसा सेल्स, डेडिकेटेड सेल हैं इन द मिनिस्ट्री एंड स्टेट, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, जो टेक्निकल और फाइनेंशियल ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। MOPR ने कोलैबोरेट किया विद द यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है ऑन द ट्राइबल सेल्फ रूल। एंड देर आर सम स्टेट स्पेसिफिक नोटिफिकेशन, जैसे कि झारखंड के नए रूल्स हैं टू प्रोवाइड फॉर ए ट्रेडिशनल हेड जो प्रिसाइड करेगा ओवर द ग्राम सभा मीटिंग्स एंड reinforcing the indigenous leadership. कुछ concerns और challenges हैं। They stem from the legal ambiguities, institutional resistance, weak devolution of powers and limited grassroots capacity. First is consultation versus consent. Consultation term एक्ट में यूज हुआ है एंड इट इज ऑफन मिस इंटरप्रेटेड बाई द अथॉरिटीज टू प्रोसीड विद द लैंड एक्विजिशन इवन विदाउट द ग्राम सभाज एक्सप्लिसिट अप्रूवल, की बिना ग्राम सभा के एक्सप्लिसिट अप्रूवल के बाद भी इस कंसल्टेशन टर्म का कंसेंट के साथ मिस यूज या मिस इंटरप्रेट किया जाता है इसे। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट सब्जेक्ट लॉज। मेनी स्टेट लेवल लॉज रिगार्डिंग फॉरेस्ट माइनिंग एंड एक्साइज आर नॉट येट इन कॉन्सोनेंट विद द पैसा प्रोविजंस, जिसकी वजह से लीगल फ्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। इट ऑफन रिजल्ट इन हायर टियर पंचायत्स और ऑफिशियल्स ओवरराइडिंग द ग्राम सभा डिसीजंस। जैसे कि झारखंड में पैसा रूल्स नोटिफाइड हुए थे अराउंड आफ्टर 30 years आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ पैसा एक्ट। लिमिटेड फिजिकल ऑटोनॉमी है, स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, पर ग्राम सभा के पास कोई एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए कोई पावर नहीं है, फंक्शनरीज नहीं है फॉर द इंडिपेंडेंट गवर्नेंस। डेवलपमेंट वर्सेस राइट्स नैरेटिव। पैसा इज ऑफन फ्रेम्ड एज एंटी डेवलपमेंट, स्पेशली in resource rich scheduled areas, which leads to prioritization of extractive projects over the constitutional safeguard of tribal self-governance. So what can be the way forward? लीगल हार्मोनाइजेशन की ज़रूरत है कि स्टेट्स अमेंड करें अपने सब्जेक्ट लॉज को जो अलाइन करे पैसा की रिक्वायरमेंट के साथ। बाइंडिंग कंसेंट होना चाहिए, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए फॉर ऑन लैंड एंड रिसोर्सेज मैटर्स के लिए। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग की ज़रूरत है जो सोशल ऑडिट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा और ट्रैक करेगा ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट ऑफ ग्राम सभा डिसीजंस। फिजिकल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, ग्राम सभा के पास फंड्स होने चाहिए और इट शुड फोकस ऑन दी सेल्फ रिलायंस। लोकल एसेट्स को मैनेज करने के लिए पावर होनी चाहिए। डेवलपमेंट नैरेटिव को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है, शिफ्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिव टॉप डाउन प्रोजेक्ट्स टू कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स जो ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एसेट की तरह ट्रीट करें। So that was about the PESA Act. Next is POSH Act, Prevention of Sexual Harassment 2013 Act. Recently, Supreme Court
इन डॉक्टर सोहेल मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनआर केस 2025 ने एक्सपैंड किया है एम्बिट ऑफ पोश एक्ट 2013। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विमेन हरेस्ड एट वर्क प्लेस बाई वन पर्सन आउटसाइड हर ऑर्गेनाइजेशन मे फाइल अ कंप्लेंट विद द आईसीसी ऑफ हर ओन वर्क प्लेस, कि अगर कोई भी विमेन हरेस होती है किसी पर्सन से वर्क प्लेस पे और जो पर्सन उसको हरेस कर रहा है अगर वो उस वर्क प्लेस पे काम नहीं भी कर रहा है या उस वर्क प्लेस का नहीं है तो भी वो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में कंप्लेन कर सकती है एंड नॉट बिफोर आईसीसी ऑफ थर्ड पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट, कि वो खुद के वर्क प्लेस पे जो आईसीसी है उस पर कंप्लेन करेगी। It enables ICC constituted at aggrieved women workplace to exercise jurisdiction over an employee of a different workplace। तो उसके jurisdiction में वो employee भी आ जाएगा जो दूसरे किसी workplace का है। तो की provisions क्या है एक्ट के? पॉश एक्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किसमें? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, उसके बाद में पॉश एक्ट आया था। ये एक्ट आया था, ये जजमेंट आई थी 1997 में। सेक्शन 16 पोश एक्ट का प्रोहिबिट करता है पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट, कि जो कंप्लेनेंट है एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, कि उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए या ज़रूरी नहीं कि उनका पब्लिकेशन हो या सबको डिस्क्लोज की जाए, टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ द विमेन फाइलिंग कंप्लेंट्स कॉन्फिडेंशियल। अब डेफिनेशन है, फर्स्ट है सेक्सुअल हरेसमेंट, कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स एनीवन और मोर ऑफ फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर। अब इनमें क्या डायरेक्टली हो और बाय इम्प्लीकेशन हो। अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर में क्या कहेगा? फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स देना, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये सारे डेफिनेशन में आते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट की। वर्क प्लेस क्या है? एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉई अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो वर्क प्लेस में आएगा। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी, की अगर ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है वो भी प्लेस वर्क प्लेस में आएगा। वर्कप्लेस कवर बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोनों सेक्टर्स में कवर होता है ये। अब अग्रीव्ड वुमेन, इट कवर्स ऑल द वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सारी वुमेन इसमें कवर्ड है, वेदर इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो। इट ऑल्सो कवर्स द क्लाइंट, कस्टमर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स एज वेल। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कंप्लेंट्स कमेटी होगी आईसीसी एंड एलसीसी, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। आईसीसी इज मैंडेटरी इन एवरी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में कंपलसरी है कि आईसीसी होने चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हो। कंपोजिशन, मिनिमम 4 मेंबर्स ऑफ विच हाफ मस्ट बी विमेन, कि मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए आईसीसी में और एटलीस्ट 2 तो उसमें से विमेन होनी चाहिए। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, 2 members from amongst the employees preferably committed to cause of women or who have had experience in social work or have the legal knowledge, कि social work में जिसका experience हो या जिसको legal knowledge हो वो। 1 member, एक member होगी from the NGOs या फिर association जो women के लिए काम करती है। Every district officer constitute LCC, local complaint committee, to receive complaints from the organization with less than 10 workers। अब एलसीसी में कंपोजिशन क्या होगा? मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए, हाफ मस्ट बी विमेन, चेयरपर्सन फ्रॉम द एमिनेंट विमेन इन द फील्ड ऑफ चाहे सोशल वर्क या फिर जो विमेन की कॉज के लिए काम करते हो वो चेयरपर्सन होंगे। एक मेंबर विमेन से होंगी वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका और तहसील और वार्ड और म्यूनसिपैलिटी इन डिस्ट्रिक्ट। 2 मेंबर्स जिसमें से एक विमेन होगी फ्रॉम द एनजीओज या फिर एसोसिएशन जो विमेन से एसोसिएटेड वर्क कर रहे हो। एक कंसर्न्ड ऑफिसर होगा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा जो सोशल वेलफेयर और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से डील कर रहा हो इन दी डिस्ट्रिक्ट। टेन्योर क्या है? दोनों का 3 साल का है, आईसीसी और एलसीसी का। आईसीसी और एलसीसी दोनों के पास पावर है सिमिलर टू सिविल कोर्ट। प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट फाइल करने का? कोई भी विक्टिम ऑफ हर लीगल हेयर कंप्लेंट फाइल कर सकता है टू आईसीसी और एलसीसी टू टेक एक्शन। कंप्लेंट होनी चाहिए विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। हाउएवर आईसीसी और एलसीसी दोनों के पास ये पावर है कि वो टाइम लिमिट को टाइम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 3 months, की वो 3 महीने की टाइम लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब कंसिलिएशन, आईसीसी और एलसीसी बिफोर इंक्वायरी एंड एट रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड वुमेन स्टेप्स ले सकता है टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड द रिस्पोंडेंट थ्रू कंसिलिएशन, की इंक्वायरी से पहले
अगर अग्रीव्ड वीमेन रिक्वेस्ट करे तो वो आईसीसी और एलसीसी दोनों उनके बीच में कंसिलिएशन करवा सकते हैं। However, no monetary settlement shall be made as the basis of conciliation, कि monetary settlement तो for sure नहीं होगा। इंक्वायरी कैसे होगी कंप्लेनेंट्स की? आईसीसी और एलसीसी में ईदर फॉरवर्ड्स विक्टिम्स कंप्लेंट टू पुलिस और इट कैन स्टार्ट एन इंक्वायरी दैट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज के अंदर वो सॉल्व हो जानी चाहिए इंक्वायरी। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए तो द कमिटी मस्ट प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग टू एम्प्लॉयर विद इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट जाएगी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद। एक्शंस होंगे, एक्शन लिए जाएंगे अगेंस्ट परपेट्रेटर। एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर प्रूव हो जाते हैं तो आईसीसी और एलसीसी जो भी केस होगा, जो भी सिनेरियो होगा, वो रेकमेंड करेगी एम्प्लॉयर को कि वो एक्शन ले इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सर्विस रूल्स ऑफ द कंपनी। अगर अपील कैसे होगी? अगर अग्रीव्ड वुमेन या रिस्पोंडेंट उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है और ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकता है विद इन 90 डेज। आईसीसी में रेकमेंड टू एम्प्लॉयर, इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट वुमेन या उस पर्सन के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है अगर कंप्लेंट फॉल्स है, फॉल्स कंप्लेंट की है तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स। अब इश्यूज क्या है विद द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन? फर्स्ट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें आईसीसी नहीं है एंड या फिर है तो वो इम्प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट की गई है। For example, 16 out of 30 national sports federation in country had not constituted the NIC to date. Informal और unorganized sector में जहाँ पे employer-employee structure unclear है, post act protections become difficult to access and enforce. Procedural ambiguity है, limited awareness है, ambiguous है law, clear cut laws की explanation नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं है कि विमेन एम्प्लॉई किसको अप्रोच करे अगर हरेसमेंट फेस कर रही है तो, या लिमिटेड अवेयरनेस है इसके रिगार्डिंग। अंडर रिपोर्टिंग बहुत सारे बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा या फेस ऑफ रिटेलिएशन या करियर कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते। अंडर रिपोर्टिंग का भी इशू है। कुछ एविडेंस रिलेटेड डिफिकल्टीज है, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट इट ऑफन अकर्स प्राइवेटली, तो इसके लिए प्रूफ डिफिकल्ट हो जाता है। लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है एविडेंस को हैंडल करने में एक्सेट्रा। Now there are some gray areas. ICC face difficulty in addressing the gray areas. जैसे कि there is cases as distinction between inappropriate behavior and miscommunication is unclear. Further, cultural differences, personal perception and varying interpretations जो further complicate कर देते हैं process को। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। फर्स्ट इज नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए सेक्सुअल ऑफेंडर्स को अक्रॉस द कंट्री बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। नेक्स्ट इज ओएससी स्कीम, वन स्टॉप सेंटर, जो इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे मेडिकल एड, पुलिस असिस्टेंस, लीगल काउंसलिंग एक्सेट्रा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो मॉनिटर कर और ट्रैक करता है टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन को इन द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस इन अकॉर्डेंस विद क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट इज स्वधार गृह स्कीम, एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन जिन्होंने क्राइम या वायलेंस फेस किया हो या जिसके मेंटल स्ट्रेस फेस किया हो। उज्ज्वला स्कीम है जो ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करता है विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? इंक्वायरी प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमेशा प्रिवेल करना चाहिए। सेंसिटिव टेस्टिमनीज या रिपोर्ट्स को कैसे हैंडल करना है या इन सब को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंस ऑफ आईसीसी, strengthen safeguards when the allegations involve senior management, CEO लेवल की अगर इंटरफेरेंस या उनका इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर हो, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गर रोल फॉर एक्सटर्नल मेंबर एंड मैकेनिज्म टू रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर। कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर जो होता है प्रेस्टीज की वजह से, तो एक्स्ट्रा पावर या स्ट्रॉन्गर रोल होना चाहिए एक्सटर्नल मेंबर का जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज विक्टिम कंपनसेशन, स्ट्रिक्ट इंटरनल प्रोटोकॉल्स होना चाहिए जिससे लीक ना हो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक ना हो, आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, along with the penalties for breach and victim support measures.
सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करने की ज़रूरत है जो टू एड्रेस द अनकॉन्शियस बायसेस एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो और वर्क प्लेस एक सेफ इन्वायरमेंट बने। इसके अलावा एविडेंस हैंडलिंग प्रोटोकॉल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कलेक्शन और असेसिंग ऑफ एविडेंस का प्रोसीजर रोबस्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। नेक्स्ट इज अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। स्टैंडिंग कमिटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उन्होंने प्रेजेंट की है एक रिपोर्ट। इसका टाइटल है रिव्यू ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन अर्बन ड्रिंकिंग वाटर इन लोकसभा। पार्लियामेंट्री पैनल ने फोकस किया ऑन द अर्बन ड्रिंकिंग वाटर विद इन द ब्रॉडर अमृत फ्रेमवर्क, जो एग्जामिन करता है फाइनेंसिंग को, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को, मॉनिटर करता है सिस्टम को और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को। रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि while Amrut has made strides in the urban rejuvenation significant, but still significant hurdles remains in reaching the goal of water secure cities। अभी भी कुछ hurdles हैं to achieve the goal। ये emphasize करता है that the current efforts must be integrated across various central schemes, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति अभियान, कि इन सबको इंटीग्रेट किया जाए, सारी स्कीम्स को एक क्यूमुलेटिव एक स्कीम के अंदर इंटीग्रेट किया जाए। कुछ ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस दी हैं स्टैंडिंग कमेटी ने। ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट इज रिलेटेड टू द अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। फाइनेंसिंग गैप है बिटवीन द हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी प्रोजेक्शन एंड अमृत 2.0 एलोकेशन। तो इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल असेसमेंट होना चाहिए जो इस गैप को कम करे। लिमिटेड operations and maintenance capacity in the smaller urban local bodies। इसके लिए एक इंसेंटिव बेस्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो फाइनेंशियल नीड्स को असेस करेगा विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू 20 जो अचीव होगा टिल 2047। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस में देखें तो गवर्नेंस रिमेन्स फ्रेगमेंटेड अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्कीम और इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी भी लैक करती है कन्वर्जेंस मैकेनिज्म होने के बाद भी। इसके लिए इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है जो क्रिएट करेगा फॉर्मल इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म एंड इस्टेब्लिश करेगा IUWV इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सेल एट द स्टेट लेवल। तो ये कोऑर्डिनेशन होगा इंटर मिनिस्ट्रियल का और एट द स्टेट लेवल। मॉनिटरिंग डेटा एंड ट्रांसपेरेंसी में डेटा रिपोर्टिंग इज इनसफिशिएंट रिगार्डिंग वाटर कवरेज, नॉन रेवेन्यू वाटर मीटरिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडी। स्टैंडर्डाइज्ड आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करने की जरूरत है एंड पब्लिक डिजिटल डैशबोर्ड होगा फॉर टाइम सीरीज डेटा जो 24x सप्लाई डेटा ऑन 24x सप्लाई एंड NRW। इम्प्लीमेंट होगा एक रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है रोबस्ट मैकेनिज्म जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को ट्रैक करेगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सीवेज रिमेन अनट्रीटेड, एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स आर अंडर यूटिलाइज्ड, ये फाइंडिंग है। अब इसके लिए रिकमेंडेशन है कि एक नेशनल अर्बन वेस्ट वाटर रीयूज पॉलिसी होनी चाहिए जो 100% ट्रीटमेंट देके 100% ट्रीटमेंट को इन्फोर्स करे। स्टेट लेवल रीयूज पॉलिसीज और ट्रैकिंग होनी चाहिए जिससे वाटर डाइवर्शन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म डिमांड प्रोजेक्शंस। देयर इज करेंटली नो कंसोलिडेटेड नेशनल लेवल प्रोजेक्शन नहीं है फॉर द अर्बन ड्रिंकिंग वाटर डिमांड थ्रू द ईयर 2047। कमीशन अ यूनिफाइड नेशनल असेसमेंट फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। दिस इज टू फॉर्म द बेसिस ऑफ नेशनल अर्बन वाटर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब अमृत 2.0 के बारे में दिया गया है। यूनिवर्सल वाटर कवरेज प्रोवाइड करता है, फंक्शनल टैप कनेक्शंस इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स, सीवेज कवर करता है 100% सीवेज मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली इन 500 अमृत सिटीज़। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है वाटर सिक्योर सिटीज़ जो रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज देखता है, अर्बन एक्वीफायर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पेयजल सर्वेक्षण। तो इनके थ्रू वाटर सिक्योर सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव है। अब अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था, सक्सेसर है अमृत फर्स्ट वर्जन का।
नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन इसका स्टेट से भी आएगा। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेक्टर्स ऑफ वाटर सप्लाई, इसके अलावा सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट। कुछ फीचर्स दे रखे हैं स्कीम के। फर्स्ट, इट इज आउटकम बेस्ड फंडिंग। इट इज रेडी सिटीज सबमिट करेंगी रोड मैप जो टारगेट सेट टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस करेंगी, बट विल बी आउटकम बेस्ड, और उसी आउटकम या उसी टारगेट के बेस पे नेक्स्ट फंडिंग मैकेनिज्म होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है थ्रू द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पेयजल सर्वेक्षण एक कॉम्पिटिटिव मॉनिटरिंग टूल है जो सिटीज़ को असेस करता है ऑन द वाटर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रीयूज। पीपीपी मैंडेट, सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है वो इम्प्लीमेंट करेंगी एटलीस्ट 10% ऑफ देयर अलोकेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। टेक्नोलॉजी सबमिशन जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता है और सपोर्ट करता है वाटर सेक्टर स्टार्टअप्स को। गिग इकोनॉमी मॉडल है अमृत मित्र इनिशिएटिव, एक यूनिक सोशल इंटीग्रेशन है जहाँ पे यूथ और विमेन दोनों कोऑपरेट करेंगे फॉर फीडबैक एंड असेसमेंट रोल्स। मैंडेटरी रिफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, अर्बन गवर्नेंस को इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। फंड्स आर टाइड टू दी स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, जैसे फिजिकल हेल्थ हो गया, वाटर एफिशिएंसी हो गया। इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग मैकेनिज्म क्या है? ये बॉटम अप्रोच है डेटा ड्रिवन प्लानिंग हायरार्की के साथ। फर्स्ट इज सिटी वाटर बैलेंस प्लान, एक फाउंडेशनल स्टेप है जो सिटीज़ को असेस करता है उनकी करंट सप्लाई, डिमांड और गैप्स के बेसिस पे। दूसरा है सिटी वाटर एक्शन प्लान जो प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेट करेगा और आइडेंटिफाइड गैप को रिड्यूस करेगा। फिर है स्टेट वाटर एक्शन प्लान, एग्रीगेशन ऑफ सिटी प्लान सबमिटेड टू दी सेंटर, इसकी अपेक्स कमेटी होगी ये। नेक्स्ट इज अर्बन एक्वीफायर मैनेजमेंट प्लान, ये फोकस करेगा ऑन द ग्राउंड वाटर बैलेंस इन द अर्बन एक्वीफायर सिस्टम। अब असिस्टेंस फंडिंग पैटर्न क्या है? कैटेगरीज हैं सिटीज़ और स्टेट की, और उसमें सेंट्रल का शेयर। यूनियन टेरिटरी के केस में 100% फंडिंग आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में 90:10, 90% सेंटर और 10% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है वहाँ पे 50-50, 50 गवर्नमेंट 50% स्टेट। सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन है 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और 2/3 आएगा स्टेट से। और सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सेंट्रल से, रिमेनिंग 75 आएगा स्टेट गवर्नमेंट से। एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। So next topic is aviation governance in India. India's civil aviation sector has been in spotlight following the major operational disruptions at a dominant carrier and consequent regulatory action by the Directorate General of Civil Aviation. Civil aviation एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, लिस्ट 1 में आता है एंट्री 9 ऑफ शेड्यूल 7। पार्लियामेंट, क्योंकि ये यूनियन का सब्जेक्ट है तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है इससे रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, या जिसको शिकागो कन्वेंशन बोलते हैं। यूएन एजेंसी है जो डेवलप करती है इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड एंड इट फैसिलिटेट्स द सेफ एयर ट्रांसपोर्ट। प्रेजेंटली 193 मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है। दिसंबर 2025 में एक लार्ज स्केल वेव ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिसरप्शंस देखा गया। इट एक्सपोज्ड इट्स वीकनेस इन द एयरलाइन ऑपरेशनल प्लानिंग, क्रू रोस्टरी एंड कंटिजेंसी मैनेजमेंट की इसमें वीकनेस शो हुई है। इसकी वजह से रेगुलेटरी इंटरवेंशंस किए गए बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंक्लूडिंग द वेवर ऑफ न्यू पायलट रिस्क नॉर्म्स। क्राइसिस की वजह से कुछ कंसर्न्स दिखे रिगार्डिंग द एविएशन गवर्नेंस इन इंडिया, prompting the fresh inquiries into regulatory effectiveness, DG Directorate General of Civil Aviation reforms, industry concentration, slot allocation and contingency planning. Institutional architecture of aviation governance in India. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो नेशनल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है और इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बनाती है फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन।
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, प्राइमरली जो डील करती है विद द सेफ्टी इश्यूज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को रेगुलेट करना, इन्फोर्समेंट करना ऑफ सिविल एयर रेगुलेशंस का, एयर सेफ्टी का एंड एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स का। इसके अलावा कोऑर्डिनेट करती है टू ऑल द रेगुलेटरी फंक्शंस विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने देख ली, एक इंटरनेशनल शिकागो कन्वेंशन से आई थी, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया री इलेक्ट हुआ है टू ICAO काउंसिल फॉर द टर्म 2025 से 28 तक। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AERA 2009 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008। ये टैरिफ को रेगुलेट करती है और एयरपोर्ट चार्जेस को भी डिटरमाइन करती है। दूसरी बॉडी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इनिशियली इस सेल की तरह इस्टेब्लिश की सेटअप की गई थी इन द DGCA इन 1978। बाद में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है फॉर एविएशन सिक्योरिटी एनेक्स 17 टू द शिकागो कन्वेंशन ऑफ ICAO। अब ये एनेक्स 17 या एनेक्स 17 क्या है? सेफगार्डिंग इंटरनेशनल सिविल एविएशन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये 2012 में इस्टेब्लिश की गई, एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जितने भी एक्सीडेंट्स या सीरियस इंसिडेंट्स होंगे वो सारे आते हैं अंडर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर। विथ ऑल अप वेट ऑफ मोर देन 2250 किलोग्राम और टर्बोजेट एयरक्राफ्ट आर इन्वेस्टिगेटेड बाय AAIB, ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं विद द एविएशन गवर्नेंस। फर्स्ट इज रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस एंड स्टाफिंग। प्रॉक्सिमिटी ऑफ DGCA टू मिनिस्ट्री raises the question on the operational autonomy. Independent regulators elsewhere have greater statutory inclusion to avoid the regulatory capture. Parliamentary Standing Committee की रिपोर्ट में ये नोट किया था कि DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज हेविली अंडरस्टाफ, स्टाफ की कमी है, रिलाइज ऑन नॉन परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ नहीं है, and highlighted its ability to function as an independent, specialized and effective regulator. Next issue is fragmented regulatory remit. There are multiple agencies that intersect the functioning, जैसे safety, economic regulation हो गया, airport management हो गया, that produce the coordination shortfall unless governance mechanism are harmonized. Next is safety oversight versus commercial pressure. रैपिड ग्रोथ और मार्केट कंसोलिडेशन की वजह से टेंशंस इंक्रीज होती हैं बिटवीन द कमर्शियल इम्पेरेटिव्स एंड सेफ्टी बफर्स के भी इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट कंसंट्रेशन, डोमिनेंस ऑफ बाय अ फ्यू कैरियर्स इंक्रीज द सिस्टमिक रिस्क्स। ATF फिजिकल पैराडॉक्स, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसकी वजह अकाउंट्स फॉर द 45% ऑफ टिकट प्राइसेस इन इंडिया, जो ग्लोबली 20 to 30% के बीच में होता है, इट रिमेन्स आउटसाइड GST। स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स भी 1 to 3% तक रहता है, क्रिएटिंग अ नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड एंड हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर। MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल resilience gap, 80% of major engines overhaul still occur abroad due to lack of specialized custom bonded industrial clusters in India. So maintenance और repairs के भी issues हैं। इसके अलावा कुछ अदर इश्यूज हैं, जैसे क्रू की शॉर्टेजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट में मिसमैच है, लिमिटेड टाइम रियल टाइम सर्वेलेंस है, या रिपोर्टिंग पूरी तरह से नहीं हो रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी इश्यूज हैं, जो एल्गोरिदम प्राइसेस से रिलेटिंग एल्गोरिदम्स है, दे आर वेरी ओपेक एंड देर आर अडॉक पॉलिसी चेंजेस ऑल्सो। सो दीज आर द इश्यूज विद द एविएशन गवर्नेंस। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टू रिफॉर्म द एविएशन सेक्टर। फर्स्ट इज भारतीय वायुयान विधेयक BVV 2024 ने 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस किया। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है फॉर लाइसेंसिंग। Notably, radio telescope operator restricted RTOR certificate process was transferred from Department of Telecom to DGCA. अब ये सर्टिफिकेट भी ट्रांसफर कर दिया गया था DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल प्रोवाइड करेगा अब इसको, पहले करता था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम।
नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एक्ट 2025। ये मई 2025 से फोर्स में आया, स्पेशली टू इम्प्लीमेंट द केप टाउन कन्वेंशन। ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल लेसर्स को दैट कैन रीपोजेस एयरक्राफ्ट इवन ड्यूरिंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी मोरेटोरियम। प्राइमरी एम ऑफ केप टाउन कन्वेंशन क्या था कि प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे जो आ रही हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एंड ओपोजेबल राइट टू हाई वैल्यू एविएशन एसेट्स, नेमली एयरफ्रेम्स, एयरक्राफ्ट इंजन एंड हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जो फोकस करता है ऑन कनेक्टिंग टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को विद द अफोर्डेबल एयर ट्रेवल। एंड नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में आई थी दैट हैज लिबरलाइज द मार्केट एंट्री नॉर्म्स फॉर एयरलाइंस, ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट किया इन द एविएशन एंड एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एयरपोर्ट डेवलपमेंट। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? ऑटोनोमस सिविल एविएशन अथॉरिटी की जरूरत है जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को प्रमोट करे, स्ट्रेंथन करे उसको। वर्कफोर्स में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्रू की जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल की जाए, या इट इज़ दे शुड बी अ मैंडेट टू रोबस्ट द कंटिजेंसी बफर, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट होना चाहिए, इंसेंटिव रिटेंशन होना चाहिए, ह्यूमन फैक्टर रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए। तो इन सब की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंट टीयर्ड इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टी फ्रेमवर्क की जरूरत है डेट विल बी विद द पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, टाइमलाइंस रेमेडियल एक्शंस के लिए, और पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए कंप्लायंस स्टेटस का। नेक्स्ट इज देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन सेफ्टी रेगुलेशन, इकोनॉमिक ओवरसाइट एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। नेशनल MRO पॉलिसी 2.0, it moving beyond GST concessions to create integrated aviation hub, जैसे मेंटेनेंस या ये सब प्रॉपरली आफ्टर टेस्टिंग ही होना चाहिए। increased sustainable aviation fuel SAF mandate, India has committed to an indicative blending target of 1% SAF by 2027 for international flights, scaling और 2030 तक it will be scaled up to 5%। नेक्स्ट इज मार्केट रेजिलियंस की ज़रूरत है, कंज्यूमर सेफ गार्ड्स के लिए भी पैसेंजर चार्टर्स होने चाहिए, उनके राइट्स को डिस्क्लोज करें, ट्रांसपेरेंट फेयर कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, और अदर रिफॉर्म्स जैसे एक ऑम्बड्समैन होने चाहिए एविएशन को डेडिकेटेड, जो पैसेंजर्स या उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा रूटीन इंडस्ट्री रेगुलेटेड डायलॉग को, टेक्निकल मैन पावर को एक्सपेंड करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की कैपेसिटी को ऑडिट करेगा, और रीजनल ऑफिसेस को ऑडिट करेगा। So next there are some news in short. First is UN Convention Against the Corruption. 11th Conference of State of Parties हुई to the UN Convention Against the Corruption, concluded with the adoption of Doha Declaration. अब ये दोहा डिक्लेरेशन क्या है? इट कॉल्स ऑन द स्टेट कि वो लेवरेज करें डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI, जिससे इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रेंथन किया जा सके, एनफोर्समेंट रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट कोऑपरेशन इन क्रॉस बॉर्डर करप्शन। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC एक्ट करता है एज ए सेक्रेटेरिएट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ये सिर्फ ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, 2003 में अडॉप्ट किया गया था बाय UN नेशन जनरल असेंबली और फोर्स में आया 2005 से। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट और कॉम्बैक्ट करना करप्शन को, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना, और एसेट्स जो करप्शन से ऑब्टेन हुई हैं उनको रिकवर करना। 140 सिग्नेटरीज हैं एंड 192 पार्टीज हैं, और इंडिया इस कन्वेंशन का एक पार्टी है। Next is private members bill to amend the 10th schedule. The bill seeks to allow parliamentarians to take an independent line in voting on bills and motion, जिससे कि good law making promote हो, freeing MPs from whip driven tyranny under 10th schedule. अब whip system क्या है? whip क्या होता है? Direction by parties to compel MPs and MLAs to vote in a particular manner. Generally whip हर एक हाउस में होता है जिसको पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है, जो उनके उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की अटेंडेंस देखता है या उनका कंसेंट देखता है।
नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 में हुई. वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्टिव लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन. कि अगर कोई मेंबर उस जिस पॉलिटिकल पार्टी से की सीट से वो मेंबर बना है, अगर वो उसकी विल के अगेंस्ट वोट करता है तो दैट विल कम्स अंडर द डिफेक्शन केसेस. और इसी डिफेक्शन के केसेस पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मेंबर्स जो पार्टी की विल के अगेंस्ट वोट करते हैं. लीगल स्टेटस क्या है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं है विप सिस्टम को. ये कन्वेंशन थ्रू कन्वेंशन ओरिजिनेट हुआ है. 170th लॉ कमीशन ने बोला था कि विप ओनली व्हेन वोटिंग अफेक्ट्स द गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस. अब जरूरत क्या है एनफोर्सिंग विप अंडर 10th शेड्यूल? टू प्रिवेंट अनप्रिंसिपल्ड डिफेक्शन. 10th schedule deals with the anti-defection laws. Before 1985, legislators frequently switched parties for personal gain. जैसे जिस जनरली जिसको आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स भी बोलते थे कि पार्टीज चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही थी बिफोर 1985. This practice of alluring affected representatives with money, political office or other benefits called the political horse trading. कि जब कैंडिडेट्स पार्टी स्विच कर रहे हैं कि बदले में अगर उनको सीट्स ऑफर की जा रही है या कोई मिनिस्ट्री ऑफर की जा रही है, पैसा ऑफर किया जा रहा है या दूसरे कोई बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो अब देयर इज अ नीड टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इट शुड बी देयर टू प्रमोट द पार्टी डिसिप्लिन. क्रिटिसिज्म है कुछ विप का. ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को वीकन करता है कि जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी पर्सनल ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, वो उनको पार्टी की विल के फेवर में ही या जो पार्टी चाहती है उसके फेवर में वोट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ डिसेंट. क्रिटिक्स आर्ग्यू दिस इफेक्टिवली कन्वर्ट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनटू रबर स्टैम्प. कि वो एज ए रबर स्टैम्प एक्ट करते हैं टू द पार्टी लीडरशिप और उनके अंडरमाइन करते हैं द आइडिया ऑफ डेलिबरेटिव डिबेट. इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी वायलेशन है क्योंकि वो खुद की मर्जी से या अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते. एंड इट इज अ फेलियर टू प्रिवेंट द इंस्टेबिलिटी. विप्स हैव फेल्ड टू कर्ब द डिफेक्शन, horse trading and government collapse as seen in the Maharashtra Assembly in 2022. So we are done with the polity section. In next session we'll start with the international relations. So अगर आपको videos अच्छी लगे you can like them, you can share with them in your circle, you can subscribe the channel, promote the videos as much as you can. If you find कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो मे बी किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं. So see you in the next video. Till then take care.